नमस्कार। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले 35 दिनों से चल रहे जंग अब मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के बाकी देश पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिस जंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उसी जंग की कीमत अब पूरी दुनिया चुका रहा है। घर से लेकर ऑफिस तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर तक, हर जगह इस जंग का बुरा असर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के इस जंग ने अब सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिया है। सबसे पहले ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में करीब 20% ऑयल सप्लाई कम हो चुका है। इसके अलावा इस जंग में ईरान के साथ साथ दूसरे खाड़ी देशों में मौजूद ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स पर हमला कर रहा है, वहीं जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के सहयोगी यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में मौजूद ऑयल और गैस फील्ड्स पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इस एनर्जी क्राइसिस का असर डेवलपिंग कंट्रीज से लेकर डेवलप कंट्रीज तक हर जगह अपना छाप छोड़ रहा है। फिलीपींस सरकार ने देश में एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से नेशनल एनर्जी इमरजेंसी अनाउंस किया है। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश को एनर्जी क्राइसिस की वजह से नेशनल एनर्जी इमरजेंसी अनाउंस करना पड़ा है। फिलीपींस में सरकारी ऑफिस अब से हफ्ते में 4 दिन खुला रहेगा, जबकि प्राइवेट कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ से वर्क फ्रॉम होम करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से अननेसेसरी ट्रैवल पर रोक लगा दिया गया है। बांग्लादेश में हालात इससे भी काफ़ी गंभीर हो चुका है। बांग्लादेश में पेट्रोल पंप में लोगों का लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कम सप्लाई होने के कारण पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। बांग्लादेश में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया है। यहाँ तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बंद करने के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। बांग्लादेश में हर दिन 5 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद किया जा रहा है। हालात इतना सीरियस हो चुका है कि टेक्सटाइल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर को बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। आधे सरकारी कर्मचारी घर से ऑफिस का काम कर रहे हैं, जबकि बाकी आधे सरकारी कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस जा पा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज को अपने एम्प्लॉय से वर्क फ्रॉम होम करवाने के लिए कहा गया है। पब्लिक सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को 50% तक कम कर दिया गया है। श्रीलंका में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी ऑफिस, यहां तक कि अदालत भी अब हफ्ते में 4 दिन खुल रहे हैं। श्रीलंका में QR कोड वाला फ्यूल पास शुरू किया गया है, जिसके तहत प्राइवेट गाड़ियों को अब हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर तक पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर हफ्ते 200 लीटर तक फ्यूल मिल रहा है। वियतनाम सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को अपने एम्प्लॉय से घर से काम करवाने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, कारपूलिंग को इंस्पायर किया जा रहा है, ताकि पेट्रोल डीजल से चलने वाले कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो। म्यांमार में प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है, ताकि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सके। यूरोप के कुछ देशों में पेट्रोल डीजल की खरीद पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ जाने की वजह से 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स बंद करना पड़ा है। न्यूजीलैंड सरकार साल 1979 की कारलेस पॉलिसी को फिर से लागू करने की योजना बना रहा है। दरअसल साल 1979 में न्यूजीलैंड में ऑयल क्राइसिस की वजह से कारलेस पॉलिसी लागू किया गया था। इस पॉलिसी के तहत हर कार के मालिक को हफ्ते में किसी एक दिन ऐसा चुनना होता है जिस दिन वो कार नहीं चला पाएंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, मिडिल ईस्ट के इस जंग की शुरू होने के 1 महीने के अंदर इन देशों में एनर्जी क्राइसिस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन चीन, जापान, साउथ कोरिया और भारत जैसे एशियन कंट्रीज मिडिल ईस्ट पर हाईली डिपेंडेंट होने के बावजूद यहां अब तक इस जंग का कोई सीधा असर नहीं पड़ा है। दरअसल जब भी दुनिया में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तब हर देश की ताकत और तैयारी के बारे में अच्छी तरह से पता चलता है उस देश की लीडरशिप पावर क्या है और उसकी फ्यूचरिस्टिक थॉट क्या है, उस देश की मैनेजमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग है और ग्लोबल क्राइसिस को कितनी मजबूती से डिफेंड कर सकता है। यानी ग्लोबल क्राइसिस के दौरान हर देश की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट से पता चलता है पिछले 1 महीने में पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस कितना सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने में पूरी दुनिया में जितना एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ है, वो 1970 के ऑयल क्राइसिस और 2022 के एनर्जी क्राइसिस के बराबर है। IEA की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट एशिया में अब तक 40 से ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज बर्बाद हो चुका है। इस बात से पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट में मिडिल ईस्ट का अहमियत को समझा जा सकता है। पूरी दुनिया की
टोटल ऑयल कंजम्पशन का 40% मिडिल ईस्ट से सप्लाई किया जाता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में कोई जंग होता है या किसी वजह से हालात बिगड़ते हैं जिसकी वजह से ऑयल और गैस की प्रोडक्शन रुक जाता है तो पूरी दुनिया में 40% एनर्जी सप्लाई बंद होना तय है। इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना नुकसान हुआ है उसे पहले जैसे नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए कई महीने या साल लग सकते हैं। मिडिल ईस्ट का ये जंग और कितना लंबा चलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत ये है ये जंग और जितना लंबा चलेगा उतना ही इसका खतरनाक असर देखने को मिलेगा। और ये बात भी सच है, ये जंग और जितना लंबा चलेगा कमज़ोर देश के साथ साथ मजबूत देश को भी भयानक परिणाम का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।